गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम व्याकरण पर आधारित रचना की दृष्टि से वाक्य भेद समझेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा समझ लेते हैं। वाक्य होता क्या है? वाक्य दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यहां लिख देता हूं, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। पता चला वाक्य का? वाक्य के अंग होते हैं बेटे। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, इसके साथ क्या लगेगा? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में। किसके बारे में? उद्देश्य के बारे में। जो कुछ कहा जाए, इसके साथ क्या लगेगा? जो कुछ कहा जाए वह क्या कहलाता है? विधेय। वह विधेय कहलाता है। पूरी परिभाषा लिखी है यहां पर। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है, और जिसके बारे में कहा जाए वह क्या कहलाता है? इसको भी पूरा लिख देते हैं, उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य कहलाता है। परिभाषा समझाई दोनों की, उद्देश्य और विधेय। कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, उद्देश्य और विधेय में अंतर स्पष्ट करो। उद्देश्य छांटो, विधेय छांटो। वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें से उद्देश्य छांटना और विधेय छांटना भी पूछा जाता है। उदाहरण से समझो आप इसको। एक उदाहरण लिखा मैंने यहां, वह स्कूल जा रहा है। वह स्कूल जा रहा है, ये वाक्य है। अब परिभाषा के अनुसार समझेंगे। जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, तो यहां स्कूल जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? वह के बारे में। तो वह क्या है? उद्देश्य, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है। और जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए वह क्या कहलाता है? उद्देश्य। और विधेय की परिभाषा देखो। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। अब उद्देश्य तो वह हो गया नहीं हुआ? वह उद्देश्य है। इस उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, तो क्या कहा गया है? स्कूल जा रहा है, तो ये स्कूल जा रहा है, ये क्या हुआ? विधेय। क्या बेटे? ये विधेय। क्लियर? ये विधेय है और ये उद्देश्य है। एक उदाहरण और देख लें। बगीचे में खिले फूल देखकर
फूल देखकर उसका बेटा खुश हो गया। खुश हो गया। अब ये वाक्य जरूरी नहीं है कि वाक्य छोटा ही आएगा, उद्देश्य विधेय छाटना पूछा जाए छोटा वाक्य आएगा, बड़ा भी आ सकता है। और जरूरी नहीं है कि उद्देश्य शुरू में ही आएगा, बीच में भी आ सकता है। देखें, बगीचे में खिले फूल देखकर उसका बेटा खुश हो गया। अब आप ये बताएंगे जिसके बारे में कहा जाए या किसके बारे में कहा गया है? बगीचे में खिले फूल देखकर खुश हो गया, किसके बारे में कहा गया? कौन खुश हो गया? उसका बेटा। तो ये उसका बेटा इसके बारे में कहा गया ना, तो ये क्या हुआ? उद्देश्य। क्या हुआ बेटी? ये उद्देश्य है। और ये उद्देश्य बीच में आया है, आरंभ में नहीं आया, शुरू में नहीं आया। ये भी ध्यान रखना, बीच में भी आ सकता है। आपने इतना ध्यान रखना है जिसके बारे में कहा जाए, तो उसका बेटे के बारे में कहा है, उसके बेटे के बारे में, तो उसका बेटा क्या है? उद्देश्य। और उसके बेटे के बारे में जो उद्देश्य है, उसके बारे में जो कहा, तो क्या कहा? बगीचे में खिले फूल देखकर खुश हो गया। आधा भाग ये और आधा भाग ये क्या बन जाएगा? बगीचे में खिले फूल देखकर खुश हो गया। ये क्या बनेगा? विधेय। क्लियर? जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए विधेय। ये आपने उदाहरणों के माध्यम से समझा। अब समझते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? 3। कितने हैं रचना की दृष्टि से वाक्य भेद? 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ये है रचना के आधार पर 3 भेद। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखिए सरल वाक्य, पहला क्या है? सरल वाक्य। परिभाषा समझेंगे अच्छे से। जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, रमा व लता गाना सुनाएंगी। रमा व लता गाना सुनाएंगी। एक उदाहरण और देखें, सुरेश खाना खाकर सो गया। 2 उदाहरणों से सरल वाक्य समझे। रमा व लता गाना सुनाएंगी, 2 है इसलिए सुनाएंगे आ गया। अब मैंने क्या बोला अपनी भाषा में? उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। तो उद्देश्य का मतलब कर्ता। उद्देश्य का मतलब क्या है? यहाँ कर्ता, काम करने वाला। तो यहाँ 2 है, रमा और लता, यानी 2 कर्ता हो गए, इसलिए 2 उद्देश्य हो गए। मैंने बोला था जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो तो 2 उद्देश्य हो गए। एक विधेय हो तो गाना कर्म है, तो कर्म विधेय के अंदर आता है सुनाएगी। एक मुख्य क्रिया हो तो सुनाएगी क्या है? एक मुख्य क्रिया है। हमारी परिभाषा पर ये वाक्य खरा उतरता है, इसलिए ये सरल वाक्य है जिसमें एक से अधिक उद्देश्य, एक विधेय और एक मुख्य क्रिया हो,
सरल वाक्य कहलाता है। देखो, सुरेश खाना खाकर सो गया। कौन सोया? सुरेश। एक उद्देश्य है, यानी कर्ता एक ही है। सो गया, सो गया मुख्य क्रिया है, इसलिए कि मुख्य क्रिया है, ठीक है। और खाना खाकर, ये क्या है? ये विधेय है। ये क्या है? विधेय। एक विधेय हुआ, यानी कि पूरा का पूरा ये विधेय आ जाता है। मुख्य क्रिया में विधेय में गिनी जाएगी, कहीं ऐसा तो मुख्य क्रिया अलग गिनी जाएगी। मुख्य क्रिया चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है, वह विधेय में ही मानी जाएगी, ठीक है। और कर्ता चाहे एक है दो है, वो उद्देश्य में माना जाएगा। उसका अगर विस्तार है, जैसे मान लो यहाँ ये होता, रमेश का भाई सुरेश, रमेश का भाई सुरेश, ये आ जाता, तो फिर पूरा का पूरा सुरेश के पहले जो आया, यानी सुरेश की जो विशेषता है, यानी कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में जो कहा गया, वो भी किस में आएगा? उद्देश्य में आएगा। तो किस, इस सुरेश के बारे में क्या कहा गया है? किसका भाई है? रमेश का। तो ये रमेश का भाई सुरेश, यहां तक पूरा का पूरा उद्देश्य माना जाएगा। और खाना खाकर सो गया, ये क्या है? विधेय है। क्लियर? सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक विधेय और एक मुख्य क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसको रख कर देता है एक बार। उसके बाद दूसरा संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है जिस वाक्य में दो उपवाक्य या वाक्य किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े हों। किसी द्वारा? योजक शब्द। योजक शब्द भी कह सकते हो आप, समुच्चय बोधक काव्य भी कह सकते हो। योजक शब्द या समुच्चय बोधक काव्य। समुच्चय बोधक अव्यय। जिस वाक्य में दो वाक्य, उपवाक्य या वाक्य किसी योजक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो वाक्य या उपवाक्य योजक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, उदाहरण देखेंगे पहले, एक पहला उदाहरण देखें। राम स्कूल गया लेकिन श्याम नहीं गया। श्याम नहीं गया। बच्चे परिश्रम करते हैं ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। दो उदाहरण से संयुक्त वाक्य समझेंगे। राम स्कूल गया लेकिन श्याम नहीं गया। पहला वाक्य क्या है? राम स्कूल गया, या पहला वाक्य क्या है? राम स्कूल गया। ठीक है, राम स्कूल गया पूरा हो गया तो पूरा वाक्य है वो। श्याम स्कूल नहीं गया, श्याम स्कूल नहीं गया, यहां स्कूल नहीं है तो उपवाक्य मानेंगे। इसको वाक्य मान लो या उपवाक्य मान लो, ठीक है। और ये किससे जुड़े हैं? लेकिन से। राम स्कूल गया लेकिन श्याम स्कूल लिख दे, यहां स्कूल नहीं गया। तो ये दो वाक्य या उपवाक्य किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? लेकिन के द्वारा। और लेकिन क्या है? योजक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय। इसलिए यह किस वाक्य में आएगा? संयुक्त वाक्य में। किसमें आएगा? संयुक्त वाक्य में। दूसरा उदाहरण देखें। बच्चे परिश्रम करते हैं। पहला वाक्य, बच्चे परिश्रम करते हैं परीक्षा में प्रथम आ सके। ठीक है, ये दो वाक्य किसके द्वारा जुड़े? ताकि के द्वारा। ताकि क्या है? यहां समुच्चय बोधक अव्यय या योजक शब्द है। तो इसलिए यह भी किसमें आएगा? संयुक्त वाक्य में आएगा। दोनों उदाहरण किसके हैं? संयुक्त वाक्य से। वाक्य के हैं, मोहन स्कूल नहीं आया क्योंकि बीमार है।
आप चाय लेंगे या कॉफी, ये भी संयुक्त वाक्य। आप चाय लेंगे, आप कॉफी लेंगे, इन दो वाक्यों को किसने अलग कर दिया? यानी समुच्चय बोधक में भी भाजक भी आता है, संयोजक भी आता है, विकल्पक भी आता है। तो ये विकल्प हो गया, आप चाय लेंगे या कॉफी। वाक्य तो एक ही है, लेकिन उसको जोड़ा किसने है? या ने। आप चाय लेंगे या कॉफी, आप चाय लेंगे, आप कॉफी लेंगे, इसको एक वाक्य बना दिया, आप चाय लेंगे या कॉफी। तो ये संयुक्त वाक्य बन गया है, यहां से जुड़ गया है। क्लियर? आगे देखेंगे, इसको रद्द कर देता हूं एक बार। तीसरा भेद है रचना की दृष्टि से मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य या सम्मिश्र वाक्य कैसे भी लिखा जा सकता है। सम्मिश्र वाक्य भी आ सकता है, मिश्र वाक्य भी आ सकता है लिखा हुआ, और मिश्रित वाक्य भी लिखा हुआ आ सकता है। सबसे पहले परिभाषा समझें। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, क्या हो? एक प्रधान उपवाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, वह जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक कम ही आते, लेकिन परिभाषा में हमने बोलना है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य या सम्मिश्र वाक्य। दोबारा परिभाषा देखें। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो एक, और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखें। जो लड़का कल आया था, वह आज बाजार में मिला। बाजार में मिला। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखें। महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंसा करना, हिंसा होता है किसी को सताना, किसी के ऊपर जुल्म करना, किसी के ऊपर अत्याचार करना। हिंसा करना पाप है। इसका एक उदाहरण देखेंगे। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, तब गाड़ी जा चुकी थी। तीन उदाहरणों से आप मिश्र वाक्य को समझेंगे। पहला देखिए। जो लड़का कल आया, वह आज बाजार में मिला। आया था लिखो गया, आया था कौमा। जो लड़का कल आया था, वह आज बाजार में मिला। यानी वह लड़का आज बाजार में मिला जो कल आया था। तो ये क्या है उसकी विशेषता? यानी एक उपवाक्य ये है और दूसरा ये है। यानी इसमें एक प्रधान है। प्रधान कौन सा है? जो मिला, वह आज बाजार में मिला। कौन? जो कल आया था। तो ये प्रधान है, ये वाक्य प्रधान है क्योंकि पहले मिला, बाद में पता चला नहीं उसकी विशेषता का। तो कौन था? वो जो कल आया था। तो ये क्या है? ये आश्रित है, आश्रित उपवाक्य। और ये क्या है? प्रधान उपवाक्य।
आश्रित और प्रधान। इसी तरह से अगला देखो, महात्मा गांधी ने कहा था, पहले महात्मा गांधी ने कहा ना, तभी तो पता चला हमने क्या कहा उन्होंने, तो कहना प्रधान है। महात्मा गांधी ने कहा था, ये क्या है, प्रधान, प्रधान वाक्य। और क्या कहा था, जो कहा था हिंसा करना पाप है, ये क्या है, आश्रित, आश्रित वाक्य। एक ध्यान आपको जरूर रखना है, ये अगर ऐसा वाक्य आता है तो की को किसी के साथ नहीं जोड़ना, न प्रधान वाक्य वाले के साथ जोड़ना है, न आश्रित वाक्य के साथ जोड़ना है। की केवल योजक है। सिर्फ आपसे ये पूछा जाए इस वाक्य में प्रधान वाक्य छाटो, केवल इतना छाटोगे जितना मैंने छाटा, इतना ही प्रधान वाक्य है। आश्रित पूछा जाए तो की को नहीं लगाना, केवल इतना हिंसा करना पाप है, यह आश्रित है। इसी तरह से इसमें प्रधान छात्रों तो वह आज बाजार में मिला, ये प्रधान है। जो लड़का कल आया था, इसमें ये पूरा लेना है, आया था, इसमें तो योजक है ही नहीं, ठीक है ना, ये क्या हो गया, आश्रित। अगला देखें, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी, तब यानी गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी जा चुकी थी, ये प्रधान है, गाड़ी जा चुकी थी। जब मैं वहां पहुंचा, जब मैं वहां पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी जा चुकी थी, ये प्रधान है। और इस पर आश्रित क्या है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, यानी कहने का भाव क्या है, अगर मिश्र वाक्य को आप सरल वाक्य बनाएंगे ना, सरल वाक्य, तो अंत में जो मुख्य क्रिया आएगी, यानी दो वाक्य हो गए, एक आश्रित एक प्रधान, उसकी पहचान कैसे करोगे आप? आपने माना इस वाक्य का पहचान नहीं है, इसमें प्रधान कौन सा आश्रित कौन सा है, तो आप इसका सरल वाक्य बना लो। जो लड़का कल आया था वह बाजार में मिला, कल आने वाला लड़का या कल आया हुआ लड़का आज बाजार में मिला, तो मिला मुख्य क्रिया तो मिला है नहीं, और मुख्य क्रिया सरल वाक्य बनाने पर जो मुख्य क्रिया बनती है और वह जिसमें है, जिसके साथ लगी हुई है, वही क्या होगा, प्रधान। अब देखो, कल आया हुआ लड़का आज बाजार में मिला, कल आया हुआ लड़का आज बाजार में मिला, तो मिला किसके साथ है, वह आज बाजार में मिला, इसके साथ है, तो ये प्रधान है, ठीक है। आश्रित वाक्य की क्रिया मुख्य क्रिया नहीं बनेगी, ये ध्यान रख लेना। प्रधान वाक्य की क्रिया ही सरल वाक्य बनाने पर मुख्य क्रिया बनेगी। अगला देख लो, महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंसा करना पाप है। महात्मा गांधी ने हिंसा करने को पाप कहा था, महात्मा गांधी ने हिंसा करने को पाप कहा था, ये सरल वाक्य बन गया। अब सरल वाक्य में किस उपवाक्य की क्रिया है ये देख लो, इसमें तो हिंसा करना पाप है ये है, और यहां क्या था, कहा था, तो जिसके साथ कहा था वह प्रधान हो जाएगा। मुख्य क्रिया सरल वाक्य के अंदर जो मुख्य क्रिया बनती है और वह क्रिया जिसके साथ लगी हुई है वही प्रधान है, और दूसरा क्या होगा, आश्रित होगा, ये पहचान है। अगला देख लो, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो जा चुकी कहाँ आया हुआ है, यहाँ, तो इसलिए ये प्रधान वाक्य है, गाड़ी जा चुकी थी। और दूसरा क्या होगा, आश्रित। ये प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य अलग अलग करने की पहचान भी है। अगर ऐसे समझ में ना आए तो सरल वाक्य बना लो। सरल वाक्य में मुख्य क्रिया में जो क्रिया आती है, जिस भी उपवाक्य की क्रिया आती है, वही उपवाक्य प्रधान होगा। क्लियर? आज की कक्षा में इतना ही समझेंगे। आपने इसको अच्छे से समझना है, याद करना है। धन्यवाद।